जय श्री राम, हर हर महादेव। ये मेरा वीडियो विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का है और हम एक और वीडियो उपस्थित लेकर आए। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वीडियो है हमारा कि आज हमारा देश हमारा देश विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा और ये जरूर उभरेगा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही उभरेगा, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नहीं उभरा तो वो किसी के नेतृत्व में उभर नहीं सकता। और 100 करोड़ की हम लक्ष्य पे पहुंच गए वैक्सीन पे, तो सभी देशवासियों को बधाई जिन्होंने वैक्सीन को समझा। विपक्ष ने बहुत बड़ा जाल फैलाया था कि वैक्सीन, हम भाजपा की वैक्सीन नहीं ले लेंगे, जब हम आएंगे तब वैक्सीन ले लेंगे, और सबसे पहले पीछे वही अपने वैक्सीन घोपवा लिए। तो जो ये कहते हैं कि कैसे हो गया, पहले तो वैक्सीन वैक्सीन दो, अब जब वैक्सीन लग गई तो पूछ रहे हैं क्या कैसे हो गया। अरे जो अगर आप एक नीति के तहत काम करोगे ना तो वो सब भी कुछ होगा। आपके राज्य में तो कुछ हुआ ही नहीं, आपके राज्य में तो बस घोटाला भ्रष्टाचार हो गया। आपके नेता ही आपकी बुराई करते हैं, और जो प्रतिज्ञा रैली में वचन देती हैं तो वो सबसे पहले अपनी वचन को याद कर लें कि पहले किसानों का कर्जा माफ़ करने के पहले जो ज़मीन उन हड़पी गई थी उनके उसमें काल में, वो किसानों को लौटा दें तो सबसे ज़्यादा होगा। और हम आते हैं मुद्दे पे उन वीर सैनिकों के कि जिन वीर सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दिया और देश के लिए किया, और किसान और सैनिक हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। और जो सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं किसानों सैनिकों की, तो वो सबसे पहले ये गांठ बांध ले कि सैनिकों का जीवन बहुत तपता है, तप के ही सोना निखरता है, और हमारे सैनिक सबसे ज़्यादा वीर और कर्मठ हैं, और किसी भी देश से ज़्यादा सबसे ज़्यादा वीर हमारे सैनिक और कर्मठ हैं, और उनकी तुलना की ही नहीं जा सकती। और किसान हमारे जो हैं, हमारे अन्नदाता हैं, उन्हीं के अन्न खाकर सैनिक इतनी में बहादुरी आती है। तो और जो किसानों के नाम पे फर्जीवाड़ा हो रहा है वो जल्दी ही बेनकाब हो जाएगा। और किसान को इतना समय नहीं कि वो आंदोलन करें, सिर्फ राजनीति रोटी सेकी जा रही है। तो किसान एक कर्मठ होता है, वो सिर्फ अन्न उगाना जानता है, ना कि ये गंदी राजनीति करना चाहता है। सत्ता के लालच में लखीमपुर जैसी घटना को करा दिया जाए, एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। वो जल्द ही सब बेनकाब होंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति जल्द ही अपनी राशि में 20 नवंबर में प्रवेश कर रहे हैं, और गुरु बृहस्पति न्याय के देवता हैं। वो 20 नवंबर के बाद सबका हिसाब होगा, जल्दी होगा। जो नेता बेकार के हैं वो बेनकाब हो ही जाएंगे। सच अब खुद नहीं छुपेगा, क्योंकि शनि और गुरु ने ठान ली है कि ऐसे लोगों का न्याय करेंगे। और मेरा वीडियो है कि जो हमारे देश के नेताओं ने, जो महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने आज़ादी का सपना देखा था, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी आज आत्मा रो रही होगी कि इन नेताओं को कितनी सत्ता का लोभ है। तो शुरू से लोभ रहा है कुछ नेताओं में, शुरू से। अगर लोभ नहीं होता तो देश का बंटवारा भी नहीं होता। लोभ का ही था सत्ता का। और मतलब हमारे जो नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे सीखे। उन्हें सत्ता का लोभ नहीं है, बस वो देश की सेवा करना जानते हैं। तो उनसे सीखने की ज़रूरत है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने देश के लिए जिया, देश को अपनी आत्मा समझा। और अन्य नेता देश को अपनी आत्मा नहीं समझते हैं, बल्कि उनको है कि हमें सत्ता पाकर कितना देश को लूट सके लूट लें, जनता गई भाड़ में। तो ऐसे हमारे नेता हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, सर्वस्व बलिदान कर दिया था। तो हम उनको सलाम करते हैं। 14 साल 15 साल की उम्र में ही जो खेलने कूदने की होती है, उन्होंने अपना जीवन देश के नाम कर दिया। तो ऐसे नेता हमारे थे। भगत सिंह ने कितने कोड़े खाए, और उनको 20 चौराहे पे अंग्रेजों ने मारा, इस उद्देश्य से कि लोग दूसरा भगत सिंह न बन सके। लेकिन हमारे देश में दूसरे भगत सिंह भी जन्म लिए, और ऐसे नेता आज उनकी आज़ादी को हम बर्बाद करने पर तुले हैं। उन्होंने बहुत यत्नों और बहुत प्रयासों से देश को आज़ाद कराया। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज वो भी कहीं बैठकर रो रहे होंगे कि हमने जिस देश के लिए किया,
क्या उस देश को ऐसे बर्बाद करने पर ये लोग नेता तुले हैं? सिर्फ देश का नहीं सोचते, सिर्फ अपनी सत्ता का पाना, झूठे वादे करो, बिजली मुफ्त में दे दो, ये सब करो, प्रतिज्ञा वचन रैली करो, जबकि जिनके खुद घर मतलब छेद हो, सूप तो सूप बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद, ये शोभा नहीं देता। आप देश हित का सोचो, जनता आपको सराखों पे लोगी। आज नरेंद्र मोदी की इतनी प्रख्याति है, इतनी ख्याति क्यों है? क्योंकि उन्होंने देश के लिए काम किया है, देश का सोचा है, कोई घोटाला नहीं किया, कोई अपना पैसा पॉकेट नहीं भरा। वो एक ईमानदार और एक कर्मठ नेता है, तो उनकी कर्मठता पे देश ने उनको पूजा। ऐसे ही नहीं पूछते, आप भी कर्मठ और बन जाइए, आपको भी जनता सराखों पे लेगी। और जो आप सोच रहे हैं कि आपको जो दे रहे हैं, तो आप वो गंदी राजनीति जो करते हैं उसका आपको साथ दे रहे हैं। और अभी सब हिसाब किताब होगा। जो देश के बारे में नहीं सोचते, जो देश के लिए नहीं सोचते, उनका हिसाब किताब जरूर होना है। और हमारे देश में को आज़ादी इतनी मिली, महाराणा प्रताप जिन्होंने कभी भी दास्ता स्वीकार नहीं की और अकबर से हल्दी घाटी का युद्ध किया और अपनी कभी भी दास्ता उन्होंने स्वीकार नहीं की। वो एक कर्मठ नेता थे, एक राजा थे और एक शासक थे। 208 किलो का वजन लेके घूमते थे, फिर भी वो मतलब उनको इतनी इच्छा बल था, इतना इच्छा शक्ति थी कि वो कभी भी अकबर की दास्ता नहीं स्वीकार किए। उन्होंने कहा कि भगौड़े की हम दास्ता स्वीकार नहीं करेंगे। और भगौड़ा और आप उस देखिए विडंबना कैसी, जिस राणा प्रताप ने इतना किया उसको महान नहीं कहा गया और एक अकबर को महान कह दिया गया। और ये जो बॉलीवुड गैंग है जो ड्रग का है, उसी को ये नेता बचाने पे तुले हैं। तो आप इनको देशद्रोही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसे जो ड्रग माफिया हैं और जो बॉलीवुड के ऐसे नेता, उनको तो फांसी दे देना चाहिए। जो यहाँ देश में रह के यहाँ का खाते हैं और गाते पाकिस्तान का है, तो ऐसे लोगों का इस देश में क्या काम है? उन्हें तो देश निकाला ही दे देना चाहिए। लेकिन ये नेता, इन्हें अपनी रोटी सेकनी है, तो इनको तो अपनी मनमानी करनी है। और जिस महाराणा प्रताप की योग्यता और कर्मठता चारों ओर विख्याति, उस राणा प्रताप को का हम कहीं भी जिक्र नहीं कहते। उनको एक महान शासक थे, उनको हम द ग्रेट नहीं कहते। और जिस भगौड़े अकबर ने हम पर आक्रमण किया और हम पे राज किया, उसको हम द ग्रेट बना दिए। ये कैसी विडंबना है इस देश की। जापान में 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिरा गया और जापान आज इतना शक्तिशाली देश है। तो इसका कारण क्या था? वहाँ के नागरिक और वहाँ के नेता थे। वहाँ का एक प्रधानमंत्री पब्लिकली आकर अपने भ्रष्टाचार को स्वीकारता ही नहीं है, बल्कि त्यागपत्र दे देता है। क्या ऐसा हिम्मत हमारे नेता कर पाएंगे? क्या जो आज प्रतिज्ञा रैली करती हैं, वो क्या अपने पति को गिरफ्तार करवा सकती हैं? उनमें इतनी हिम्मत है कि वो अपने पति को, जिसने किसानों की ज़मीन हड़पी और जिस पे अभी भी केस चल रहा है, क्या वो अपने पति को गिरफ्तार करा सकती हैं? नहीं। और बहुत बड़े प्रतिज्ञा रैली करती हैं, वचन देती हैं। तो सबसे पहले आप एक ईमानदार बनिए, एक न्यायप्रिय बनिए, तब आप देश के हित का सोचेंगी। सिर्फ आपको सत्ता किसी भी तरह से पानी है, तो ये अब जनता जान चुकी है। जनता न्याय करेगी और हमारे जो शनि और गुरुदेव हैं बृहस्पति, वो न्याय करके रहेंगे। अब उन लोगों का अंत निश्चित है जो देश हित के लिए नहीं सोचते, जो देश के लिए कार्य नहीं करते। और देश से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं होता। देश हित, हमारा देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, ये हमारे अंदर नस नस में भरना चाहिए, तभी जनता आपको स्वीकार करेगी। और हम आते हैं अब जो हमारे मुद्दे हैं, बिजली, पानी, ये है। और बिजली कैसे आप फ्री दे देंगे? आप किस पे? आप अपने पॉकेट से फ्री देंगे। और आपको तो केंद्र से पैसा भी मिला, तो आपने उसको विज्ञापन में खर्च कर दिया। हर 2 मिनट में आप विज्ञापन पे आ जाते थे, अपना प्रचार करते थे। तो आप कैसे देश के लिए सोच सकते हैं? आपके अंदर देश भावना कैसी है? सिर्फ आपको सत्ता पाना है। सत्ता पाने के लिए कितनी भी हमें चाल चलनी पड़े, हम चाल चलेंगे, कैसे भी चलेंगे। लेकिन जनता पागल नहीं है। और उन जनता को मैं ये कहना चाहूँगा, आप सोच समझ कर वोट दीजिए, क्योंकि आपका एक गलत वोट एक गलत आदमी को सत्ता पर काबिज कर देगा। तो जनता सोच समझ कर वोट दें, अपने निजी स्वार्थ को त्याग दें और वो करे। क्योंकि किसी भी माई के लाल में औकात नहीं है कि वो फ्री बिजली, फ्री पानी दे देगा।
वो उसको अपने पॉकेट से नहीं दे रहा है, और कितनी दिल्ली की जनता को फ्री बिजली, फ्री पानी मिल गया, ये अहम मुद्दा है। और हम उन नेताओं को कहेंगे कि आप अपना थोड़ा दिमाग पे करिए। और ऐसे नेता बयानबाजी देते हैं कि एक ही पुल को वो 2 जगह बना देते हैं, पंजाब और उत्तराखंड में। आप उनका वीडियो क्लिपिंग देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना ये पप्पू टाइप के नेता हैं और ये आपको कितना बेवकूफ़ बनाएंगे। तो ऐसे नेताओं से हमें सावधान होने की बहुत ज़रूरत है। और अब हम आते हैं मुद्दे पे। और 100 करोड़ की वैक्सीन लगना कोई बहुत मामूली नहीं था। जिन्होंने 100 करोड़ वैक्सीन पर मुद्दा उठाया था और वैक्सीन मजाया था, आज ये कह रहे हैं कि कैसे लग गई। अरे कैसे लग गई? जब आप में इच्छा शक्ति होगी और आप एक किसी कार्य को करने की ठान लेंगे तो वो करके रहेंगे। जब लाल बहादुर शास्त्री ने मन में ठान लिया था कि जब उस जियाउल हक ने कहा था कि हम दिल्ली पैदल चले आएंगे, तो उन्होंने कहा था ये वक्त बताएगा कि दिल्ली पैदल कौन जाता है, और वो दिल्ली पैदल चले गए। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री का साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने भी दिया था, जबकि वो विपक्ष में नेता थे। तो ये होती है राजनीति। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि ये फर्जीवाड़ा था, लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर हुई तो सब के सब नेता मोदी की लोकप्रियता ना बढ़े, इस वजह से सेना पे भी प्रश्न चिन्ह लगा दिए। तो ऐसे जो मतलब बेकार के नेता हैं, जो देशद्रोही नेता हैं, उनको तो सबसे पहले तड़ी पार करना चाहिए। और जब वो तड़ी पार हम करेंगे तभी उनकी अक्ल ठिकाने आएगी। और आते हैं हम उस मुद्दे पे कि जो वैक्सीन लगी है तो वो हमारी इच्छा शक्ति पे थी। और जो लाल बहादुर शास्त्री ने मतलब पाकिस्तान को पटकनी दी थी, तो वो पटकनी उन्होंने बहुत सही दी थी, और उसका साथ पूरे विपक्ष ने दिया था। तो ऐसी आप राजनीति कीजिए, ऐसी सच्ची राजनीति कीजिए, और ओछी राजनीति नहीं कि आप सैनिक पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दें। सैनिक हमारे देवता तुल्य हैं, हमें उनको देवता के समान समझना चाहिए, क्योंकि वो हमारी रक्षा ही नहीं करते बल्कि हमारा अभिमान भी है। तो हमें सैनिक पर गर्व अपनी करना चाहिए कि वो इतने कर्मठ हैं, 0 डिग्री, -डिग्री, -17 डिग्री, -23 डिग्री टेम्परेचर में भी ठंड में काम करते हैं, जंगल में पत्तों में खाना खाते हैं, लेकिन उनके मुंह पे उफ नहीं होता है। बस उनको एक भारत माता की रक्षा करना आता है, और भारत माता के लाल वो मिट्टी में मिल जाना जानते हैं, देश के लिए शहीद हो जाना चाहते हैं। क्या वो नेता हैं? मैं सभी से पूछना चाहता हूं जो विपक्ष के नेता हैं, क्या आप, अगर आप आक्रमण होता है चाइना का, तो आप जाके लड़ेंगे, गोली खाएंगे? नहीं खाएंगे। सिर्फ बस आपको राजनीति करनी है, पैसा कमाना है और देश में घोटाला करके अपनी पॉकेट भरना है। लेकिन आपको कह दिया जाए चलिए आइए हम आते हैं, मतलब मोर्चा संभालते हैं, तो आप मोर्चा नहीं संभालेंगे, क्योंकि आपको भारत माता की रक्षा से मतलब नहीं है, अपने पॉकेट से मतलब है। तो ऐसे नेताओं से हमें सावधान रहना चाहिए। और देश के उन जनताओं को मैं ये कहना चाहूँगा, आप अपना वोट उन नेताओं को दें जो मतलब कर्मठ हो। मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं करना, मैं उसका समर्थन करता हूं जो देश हित के लिए सोचता है, उसी को हमें वोट देना चाहिए, ना कि फर्जी नेताओं को देना चाहिए वोट। और लाल बहादुर शास्त्री एक महान नेता थे, लेकिन जो उनको सम्मान और जो उनको ओहदा मिलना था वो उनको ओहदा नहीं मिल सका। मतलब राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया था कि वो महानता की श्रेणी में आए, लेकिन उनके नाम पे हर जगह उन्हीं के नाम पर स्टेडियम का नाम रख दिया गया, ये सब नाम रख दिया गया। तो ये लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर क्यों नहीं रखा गया? मुझे सबसे महान नेता तो लाल बहादुर शास्त्री हुए अब तक के इतिहास में, तो उनके नाम पर क्यों नहीं रखा गया? और राजीव गांधी ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया कि उनके नाम पे 20 स्टेडियम और 20 जगह उनके नाम पे रखी गई। तो ये देश किसी की बपौती नहीं है कि वो अपनी बपौती समझ लें। हम लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे क्यों नहीं रख सकते? सुभाष चंद्र बोस के नाम पे क्यों नहीं रख सकते? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे क्यों नहीं? इन्होंने देश के लिए काम किया। राजीव गांधी ने देश के एक नेता थे, सामान्य नेता थे, उन्होंने 5 साल तक सामान्य रूप से कार्य किया, कोई ऐसा कार्य नहीं कर दिया कि उनके नाम पर चीज़ें रखी जाए। हाँ ठीक थे, उनका नेतृत्व शक्ति सही था, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम भी नहीं कर दिया और काम कर दिया। और आज जो राफेल पे मुद्दा उठाते हैं, तो वो अपने वो भी गिरबान पे भी झांक लें कि बोफोर्स में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ था।
तो और राफेल में तो घोटाला हुआ भी नहीं, क्लीन चिट दी गई। तो क्यों नहीं मतलब थे राजीव गांधी अच्छे नेता थे, अच्छे कार्य थे, लेकिन उन्होंने कोई एक ऐसा विशेष कार्य नहीं किया था कि उनके नाम पर सब रख जाए। तो देश किसी की बपौती नहीं है, देश सबका है। तो देश जो कर्मठ नेता होंगे, जो देश हित के लिए कार्य करेंगे, उनके नाम पर करना बहुत सुशोभित होता है। वो उन पे हम कार्य नाम रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखें, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखें, भगत सिंह के नाम पे रखें, सरदार पटेल के नाम पे। हाँ, अब केपी अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छा कार्य किया था, उनके नाम पे रखें तो हम अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि उन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया, मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। तो हम ऐसे लोगों के नाम पर कोई भी नाम पे रखेंगे। और जो आज कह रहे हैं कि जो मुग़ल शासकों ने सब नाम हमारे देश के शहरों का नाम रख दिया था, मुग़ल सराय, इलाहाबाद, तो अगर उसको बदला जा रहा है तो वो अच्छी बात है। हम एक हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र कहने में आपको क्यों शर्म होती है? ठीक है, सर्वधर्म होता है, लेकिन सर्वधर्म है तो वो भी हमारे पृथ्वी पे रह रहे हैं ना, तो हमारे हिंदू राष्ट्र में उनको क्यों आपत्ति है? तो इसका मतलब है कि वो हमारे देश को अपना राष्ट्र मानते नहीं। अगर हमारे देश को राष्ट्र मानते हैं तो हिंदू राष्ट्र कहने में उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और हम आते हैं अब उन महान नारियों के बारे में जिन्होंने देश की अखंडता और को टूटने नहीं दिया, और देश की संपन्नता और देश के मान के लिए अपने को सर्वस्व है। उन्हीं में से थे चांद बीबी रानी लक्ष्मीबाई, जो कि एक महान शासक ही नहीं, एक महान योद्धा थी। और उन्होंने अपने बाहुबल और अपनी इच्छा शक्ति से, काशीबाई, इन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए। तो ऐसी महान नारी की हमें ज़रूरत है, ना कि हमें उन फर्जी नारियों की जो कि झूठे वादे वचन करती हैं। एक तरफ वो जहाँ पे चुनाव होता है, जहाँ पे उनको अपनी पैड बनानी होती है, वहाँ पे चले आते हैं, और वहीं जब उनके राज्य में बलात्कार होता है या उनके राज्य में गलत होता है तो वो नहीं जाती हैं। तो ये कैसी ओछापन है? तो ऐसे लोगों से हमें सावधान होना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई, चांद बीबी, सरोजनी नायडू, ये सब एक महान नारी थी। इन्होंने अपनी योग्यता, अपनी कर्मठता और अपनी इच्छा शक्ति से देश का मान किया है और नारी को सम्मान दिया है। और जो जलियांवाला बाग कांड पे अभी मुद्दा उठ रहा था कि जलियांवाला बाग कांड को मिटाया जा रहा है, हमारे धरोहर को मिटाया जा रहा है, तो जब आपके शासन में था कितनी थी जलियांवाला बाग, और जब उसको रिनोवेट कर दिया गया और वो बहुत अच्छा लगने लगा, तो आपको लग रहा है कि धरोहर को करा जा रहा है। अरे आप तो वहाँ पे तो कुत्ते पॉटी करते थे, ये सब करते थे, नहीं, उसको तो इतना अच्छा कर दिया। और अमरिंदर सिंह ने ही आपकी बड़ाई की तो आप उनके पीछे पड़ गए। मतलब ये कैसी राजनीति है? अगर कोई अच्छे काम करने की बड़ाई करता है तो उसको आप ये सजा दें कि उसको पार्टी से निकाल बाहर कर दें। यही कारण है कि आपका पतन हो रहा है। आप देश हित का नहीं सोच रहे हैं, देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और मैं सलाम करूंगा अमरिंदर सिंह को जिन्होंने सच्चाई बयान की। तो सच बहुत कड़वा होता है, सच वो नीम की तरह लगता है जो कि कड़वा लगता है, और वो सुई की तरह होता है जो कि बहुत तेज से चुभती है। तो आप लोग को अमरिंदर सिंह की बातें चुभी। अगर उन्होंने बड़ाई की कि मुझे तो कोई गड़बड़ नहीं लगी जलियांवाला बाग में, उस धरोहर को, विरासत को संभाला गया, उसको रिनोवेट किया गया, तो क्या गलत किया गया? और जो हमारे मंदिर को तोड़ा गया, हमारे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया, तो उनको आप क्यों नहीं बोलते, उनको क्यों नहीं करते? अरे हमारे मंदिर को किसने हक दिया हमारे मंदिर को तोड़ने? जब औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ दिया तो हमें अपने मंदिर को पाने का पूरा हक है। जब हमारा देश है, हमारी धरोहर है, तो हम अपने मंदिर को क्यों नहीं पाएंगे? क्यों हमने तो उनकी मस्जिद को कभी नहीं तोड़ा, या हम मक्का में जाके मक्का मदीना को तोड़ दें तो कैसा लगेगा? लेकिन हमने तो उनके धर्म की सम्मान किया गया ना। तो अगर हमारे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई जाती है तो हमें उसे पाने का पूरा हक है। तो हम तो कभी भी नहीं किसी के धर्म का अपमान करते, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। तो हमारे धर्म का भी अपमान होगा तो अब जनता नहीं सहेगी। हमें अपने धर्म की रक्षा करनी आती है और हमें किसी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हमें क्या करना है।
तो हमें अपनी धर्म की रक्षा करनी, अपनी राष्ट्र की करनी है। धर्म से बड़ा सबसे बड़ा राष्ट्र होता है, हमें राष्ट्र की रक्षा करनी है। तो हम उन महान नारियों को भी सलाम करते हैं जिन्होंने देश की ख्याति के लिए, देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो चांद बीवी हो, चाहे सरोजनी। और आज कितनी ही नारियां सेना में जा रही हैं, पुलिस में जा रही हैं और कर्मठता से कार्य कर रही हैं। उनकी कर्मठता को हम सलाम करते हैं। और अब हम आते हैं अपने पर्यावरण पे, पर्यावरण के मुद्दे पे हम आते हैं। पर्यावरण आज का बहुत बड़ा एक मुद्दा है और पर्यावरण को सुरक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य हो रहा है। और जिस प्रकार से कोरोना काल में आपने देखा ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित नहीं करेंगे तो यही होगा। और पर्यावरण को सुरक्षित करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और संकल्प करें कि हम एक पेड़ जरूर लगाएंगे जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके। और एक पेड़ जो लगाएंगे तो पर्यावरण की रक्षा ही नहीं होगी, बल्कि पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा। और हमें उसे सुरक्षित करना ही हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। और पर्यावरण और मुझे उन लोगों से कहना है कि जो बेवजह हॉर्न बजाते हैं, बेवजह हॉर्न ना बजाया करें, क्योंकि लोग आपका जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेक हो सकता है और आपकी बीवी बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और गाड़ी तो को तेज़ ना चलाएं, ओवरटेक ना करें जिससे आपको अपनी जान गंवानी पड़े। और बेवजह हॉर्न, जबकि पूरा जाम लगा है और जाम में भी इतना हॉर्न बजाएंगे, कहाँ से आपको कोई जगह देगा जब जाम लगा है। लेकिन उनमें सब्र का अभाव है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, तो आप बेवजह हॉर्न ना बजाएं, क्योंकि किसी का नर्वस सिस्टम ब्रेक हो सकता है, नर्वस सिस्टम डाउन हो सकता है। तो आपका भी हो सकता है। तो बेवजह हॉर्न नहीं बनाए। और सबसे ज़्यादा बनारस की जनता से कहूँगा कि जिनमें बहुत ही सिविक सेंस का अभाव है, बेवजह हॉर्न बजाना, ओवरटेक करना और अपनी लाइन में ना रह के दूसरी लाइन में घुस जाना जिससे बेवजह जाम लग जाना, ये बनारस में आम बात हो गई है। तो उन्हें इसे रोकना होगा। और हमें पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोग पे स्ट्रिक्ट फाइन लगाएं। और माननीय प्रधानमंत्री योगी जी, मुख्यमंत्री योगी जी से भी हमें माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी रिक्वेस्ट है कि वो एक नया लॉ एंड ऑर्डर बनाए कि जो भी उन ऐसे लोगों पे फाइन लगेगी। और मैं भारत की काशीवासी की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि अब बेवजह जगह जगह थूके ना। और उन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से ये भी कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा लॉ बनाए जो कि थूकते हैं उन पे भी फाइन लगे। चंडीगढ़ जैसे शहर, दिल्ली जैसे शहरों में ये, और नासिक, पुणे जैसे शहरों में ये सब चीज़ें हैं, वो वहाँ पे लोग बेवजह थूकते नहीं, सड़क पे पान थूकते नहीं। अगर डिवाइडर पे पेंटर है तो उसको पेंट हो रहा है तो भी वह पान थूक के उसको गड़बड़ कर देते हैं। और जब योगी जी आते हैं या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तभी साफ सफाई बहुत होती है और उसको चमकाया जाता है। लेकिन फिर उसके जब वो चले जाते हैं तो फिर वही पान थूकना, सड़क पे थूकना, इन सब चीज़ों पर भी बैन लगना चाहिए। तभी हमारा शहर सुंदर और अच्छा लगेगा। तो उनसे भी है कि आप सड़क पे नहीं थूकें, एक पीकदान रखें, पीकदान पे थूकें। और ऐसे बेवजह सड़क पे थूकना बहुत दंडनीय अपराध है। और ऐसा नहीं, क्या आप घर पे अपने थूक सकते हैं? तो घर पे थूकेंगे तो आप शायद जूता भी खा जाएंगे। तो जब आप घर पे नहीं थूक सकते तो सड़क पे थूकने का आपको किसने अधिकार दे दिया है? और जो बेवजह हॉर्न बजाते हैं तो बेवजह हॉर्न ना बजाया जाए, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। बुजुर्ग होते हैं जो जिनमें मतलब उनको बहुत प्रॉब्लम होती है हॉर्न से, तो आप उन बुजुर्गों को सोचें। सिर्फ जल्दी सबको है, ये मतलब इस समय की भागम भाग ज़िंदगी में जल्दी सबको है, लेकिन हॉर्न बजाना जबकि पूरा जाम लगा है तो आपके हॉर्न बजाने से नहीं है। अगर इतना ही आपको जल्दी है तो आप एक अपना प्राइवेट हवाई जहाज़ खरीद लें और उसी से चला करें, तो आपको हॉर्न बजाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि वो, उनकी मानसिकता बहुत अजीब टाइप की है, जो कि सिविक सेंस नहीं रखते हैं। और हमारे सिविक सेंस होना हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है, तभी हम उन्नति के मार्ग पे चल सकेंगे। आप फ़ौरन देख लीजिए, अभी मैं कुछ दिन पहले गया था, एक मल्लाह से मैंने इंटरव्यू लिया तो उसने यही बोला कि आप फ़ौरन में देखिए घाट कितना सुंदर है, कितना निर्मल है, लेकिन यहाँ पे लोग घाटों पे साबुन का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही गड़बड़ है। आप डिटर्जेंट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका कैसे रहेगा? डिटर्जेंट आपका इस्तेमाल करने से आप गंगा को मैला कर रहे हैं,
तो डिटर्जेंट इस्तेमाल ना करें, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। बहुत बार सरकार प्लास्टिक का प्रयोग करनी करती है, लेकिन कुछ दिन अमल में रहता है, लेकिन फिर प्लास्टिक हो जाती है। आप प्लास्टिक फैक्ट्री पे ही बैन लगाएं ना। आप प्लास्टिक फैक्ट्री पे बैन लगाएंगे तभी होगा। जब आप प्लास्टिक पे बैन ही नहीं लगाएंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। आप सबसे पहले प्लास्टिक पे बैन लगाइए और प्लास्टिक फैक्ट्री जहाँ बनती वहाँ पे बैन लगाइए, वहाँ पे छापा मारिए, तभी होगा। क्योंकि प्लास्टिक जा रहा है और अभी और नाली पे सब जो प्लास्टिक छोड़ देते हैं जिससे जाम हो जाता है, तो वो भी है। अभी मैंने देखा था नदेसर में हमारी जो मेयर हैं श्रीमती मृदुला जायसवाल, उन्होंने बैनर लगवाया था कि प्लास्टिक और कचरा ना डालें नाली पे, चौक हो जाता है, जाम लग जाता है। तो जाम इसलिए लगता है कि लोग जागरूक नहीं है, और सबसे पहले बात आप उन पे फ़ाइन नहीं लगाती हैं। आप उन पे फ़ाइन लगाएंगे तो वो होगा। और मतलब प्रशासन पे भी आप कड़ाई कीजिए, क्योंकि प्रशासन कड़ा नहीं ढील दे देता है, तो इस वजह से हो जाता है। जहाँ एक तरफ आप रखती हैं, कूड़ादान रखती हैं, वो दूसरे दिन वो गायब हो जाता है। तो ये कैसे गायब हो जाता है? ये लापरवाही नहीं है क्या? फ़ौरन में ऐसा होता है? नहीं होता है। तो हमें हमें भी कड़ा होना पड़ेगा, कुछ कड़े नियम लाने पड़ेंगे, तभी सुधरेंगे लोग। जब फाइन लगने लगेगा तो वो अपने आप सुधरेंगे। और यातायात के नियम का पालन करें। पुलिस की मुश्किलें नहीं बढ़ाएं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ा देते हैं। लोग रॉन्ग साइड पे चलते हैं जिससे जाम लग जाता है, बेवजह हॉर्न बजाते हैं। कितनी जगह लिखा है कि बेवजह हॉर्न ना बजाएं, लेकिन फिर भी लोग बजाएंगे। लोगों के सर दर्द होता है, आप लोग का सर दर्द नहीं होता, ये मुझे समझ से परे है। तो इन सब सिविक सेंसों को ध्यान दें, तभी हमारा देश उन्नत होगा। हम दूसरे देश की और तरफ देखते, वाह, अगर हम सिंगापुर देखेंगे, हांगकांग देखेंगे, फ्रांस देखेंगे, इटली देखेंगे, तो हमारे मुंह से निकल जाता है, आह क्या शहर, क्या देश है, क्या शहर है। तो आपका शहर भी, आपका देश भी बन सकता है, लेकिन आप अपने अंदर को सुधारें। हर चीज़ें सरकार नहीं करेगी, हर चीज़ हम सरकार पे ही नहीं डिपेंड पाएंगे। सरकार ने तो बहुत अच्छा पत्थर बनाया, योगी जी ने मतलब सब लगाया, और लेकिन पान थूक थूक के और सड़क पे थूक थूक के लोग उसे गंदा कर दे रहे हैं। तो ये अब सरकार आएगी वो आपकी थूक साफ करने और आपके पान को साफ करने। तो ये तो आपका सिविक सेंस कहता है ना कि आप कैसी मानसिकता में रह रहे हो, कैसे घर में। क्या आप अपने घर में थूक सकते हो? आप जिस बेड पे सोते हो उसी को पे थूक सकते हो? नहीं ना थूक सकते। तो जब आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हो तो आपको बाहर भी साफ सुथरा रहना चाहिए। और मैं उन महिलाओं से भी कहना चाहूँगा कि जो सड़क पे कूड़ा फेंक देती हैं, वो बहुत ही बेकार की चीज़ है। सड़क पे कूड़ा फेंकना आपको शोभा नहीं देता है। जब आप घर की लक्ष्मी हो, जब आप ही घर को सड़क को गंदा रखोगी, जहाँ आप अपने घर को साफ सुथरा रखती हो, सड़क पे कूड़ा फेंकती हो, तो जब आप नहीं जागरूक होगी तो लोग कैसे जागरूक होंगे? आपको जागरूकता फैलानी होगी। जब आप ही गलत कार्य करोगी तो आप लोगों को कैसे जागरूक करोगी? और मेरा मानना है कि इन सब चीज़ों से हम अपने देश को विकसित कर सकते हैं, देश को महान बना सकते हैं और साफ़ सुथरा रख सकते हैं। क्योंकि सफाई जब होगी तभी देवता प्रसन्न होते हैं और तभी देवता का वास होता है। हम किस लिए दिवाली मनाते हैं? लक्ष्मी को दिवाली में साफ़ सफाई की जाती है। त्यौहार मनाने के पीछे भी कुछ कारण होते हैं कि हम साफ़ सफाई अपने सीखें। हम साल भर सफाई नहीं कर सकते, दिवाली में सफाई करते सिर्फ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होगी? लक्ष्मी हर जगह विराजमान है। जब सड़क पे आएगी लक्ष्मी, देखेगी गंदा, तो लक्ष्मी क्या विराजमान होगी? नहीं, वो वापस लौट जाएगी। तो हम जब देश अपने आसपास की चीज़ों को साफ करेंगे, तभी लक्ष्मी का वास होगा, तभी हमारा देश संपन्न होगा, उन्नत होगा और खुशहाल होगा। तो हमारी सबसे प्रार्थना है कि अगर आपको देश को खुशहाल करना है तो आप अपने आसपास की चीज़ें सफाई रखें और देश हित बने। और हम चाइना के सामान को जितना से जितना बायकॉट कर सकेंगे उतना हम अच्छा रहेगा, क्योंकि चाइना हमारा दुश्मन है, दुश्मन रहेगा। तो दुश्मन का सामान लेना एकदम उचित नहीं होता है। और हम उन सभी से बच्चों से भी कहेंगे कि आप चाइना की पतंग ना इस्तेमाल करें, चाइना का नक्खा इस्तेमाल ना करें। चाइना के सामान हम जितने से जितना कम उपयोग करेंगे उतने से उतना ज़्यादा हम उसको कमज़ोर करेंगे और उसकी आर्थिक स्थिति को तोड़ेंगे। और हमें अब चाइना को तोड़ना ज़रूरी है। और अगर चाइना को हम तोड़ेंगे तभी वो ठीक होगा, क्योंकि वो पूरा खुरापात उसके दिमाग में हमेशा रहता है। वो सोचता है कि कैसे हम कब्जा कर लें, कैसे हम इनको मतलब भारत पे कब्जा करें और भारत को हम तोड़ दें। और कोरोना फैलाना भी उसी का साजिश था।
तो हमें चाइना से सतर्क रहना होगा। चाइना ने कुछ लोगों को ख़रीद लिया है सिर्फ फंडिंग के बल पे। तो चाइना ऐसे देशद्रोही ताकत को हम पहचाने जो चाइना से हाथ मिलाए हैं, उनको हम उनको बेनकाब करके ही और सबक सिखा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। तो हमें देश के जनता से अपील है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें और हम चाइना का कोई भी सामान उपयोग ना करें। चाइना को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। चाइना जब टूटेगा तभी हमको खुशी होगी। और आप हमारे साथ हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम लिख दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मेरी बात से ज़रा भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में ना छोड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हर एक बिंदु पे हमने चर्चा की है और हम कामना करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहें, आपके ज़िंदगी में खुशहाली है, सुख समृद्धि है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।